केपी मलिक सर, लोग ये कह रहे हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर महामानव बहुत ज्यादा वोटों से हारे तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंतर कुछ कम रहा तो महामानव गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है सर? इसको थोड़ा मैं समझना चाहूंगी आपसे। देखिए प्रज्ञा, ऐसा कुछ नहीं है कि गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अगर बहुमत आता है तभी वो गद्दी पे बने रह सकते हैं, और पूर्ण बहुमत में भी ऐसा नहीं है कि 2 4 5 सीटें ऊपर नीचे हों। अगर ठीक ठाक बहुमत आता है तभी वो बने रह सकते हैं। अन्यथा अगर कुछ भी कमी रहती है तो सबसे पहले विरोध आरएसएस और भाजपा के अंदर के लोग ही करेंगे। इसके अलावा जो उनके साथ एनडीए के लोग हैं या दूसरे लोग हैं वो विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा विरोध है, बोल नहीं रहा है कोई। हर आदमी परिणाम का इंतजार कर रहा है। संघ भी परिणाम का इंतजार कर रहा है। अब तो खुल के आ गया है संघ का। हम तो बहुत पहले से जिक्र कर रहे हैं। हमारी तो चर्चा आपके चैनल पे भी हुई थी, पाठक जी भी थे, शायद प्रेम जी उस दिन थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन चर्चा हमारी लंबी चौड़ी हुई थी संघ के विषय में। और जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू देने के बाद तो वो तस्वीर क्लियर हो गई है कि कितने मधुर संबंध बचे हैं अभी। तो मेरा कहना यह है कि हर आदमी परिणाम का इंतजार कर रहा है, और परिणाम जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं, मैंने तो आपने देखा यह ट्वीट भी किया है कि झोला उठना तय है। लेकिन यहाँ में बीच में जो दूसरा विषय हम आईएएस की बात कर रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स की रिसफल की बात कर रहे हैं, ये अप्रत्याशित है, होता नहीं है इन समय पे। और इस तरह से आप फटाफट इतने बड़े लेवल पे बदल दें। और मैंने इसी बीच में भी फोन लगाया था एक व्यक्ति को, उसने कहा भैया ये खाली यही नहीं है, अगली लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। तो आपको 4 तारीख से पहले एक लिस्ट और दिखाई देगी ऐसी रिसफल की, जिसमें बड़े बड़े सेक्रेटरीज लेवल के और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को हटाया जाएगा और जूनियर को सीनियर पद दे दिया जाएगा और सीनियर को बिठा दिया जाएगा कहीं कोने में ले जाके। और जो ऑफिसर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको ये अपने तरीके से फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3 उससे हैंडल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, पहले वो एक स्टेट में थे, अभी उनको होम मिनिस्ट्री लाया गया था, अभी उनको तीसरी जगह फेंका गया है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। इनके तरीके से कोऑपरेट करने का मतलब दूसरा है कि राजीव कुमार जी बन जाएंगे। एक चीज और, एक बिल्कुल ठीक बात है, एक चीज और बताइएगा केपी मलिक सर। एक सवाल जो जनता के सवाल है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर मान लीजिए कि देश में किसी की सत्ता हो और वो चुनाव हार जाए और जबरन सत्ता में रहना चाहे, चुनाव हार चुका है लेकिन जबरन सत्ता में रहना चाहे, तो वो सत्ता में रहने के लिए किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या है देखिए प्रज्ञा जी, विकल्प? देखिए प्रज्ञा जी, जितना मुझे अनुभव है और जितना मैं संविधान के विषय में जानता हूं, मैं ज्ञाता तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपके नंबर नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे। हमारा संविधान इतना मजबूत, हमारे जो पूर्वज हैं वो बना के गए हैं और हमें उस पर बड़ा गर्व है। उन्होंने सारी आशंकाओं को खारिज करते हुए और उन चीजों को दिमाग में रखते हुए अपना संविधान बनाया है। यहाँ पे कोई इस तरह की आशंका नहीं है। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो वो धराशायी हो जाएगा। दूर दूर तक इस तरह की संभावना नहीं है और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा भी नहीं है। और ये कोई इतने दम वाले लोग नहीं है। ये आप जो सोचें कि बहुत दम वाले लोग हैं, ये इतने दम वाले लोग नहीं हैं। जितना दिखा रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा डरपोक हैं। अच्छा, हम जैसे लोग जो गांव के लोग नहीं, क्या मैं प्रज्ञा जी क्लियर करूं ना पहले आपको। हाँ। देखिए, हम जैसे लोग जो गांव के लोग हैं, पहले तो गलती करेंगे नहीं और फिर माफी मांगेंगे नहीं। अगर गलती हो भी गई, मैं तो इस बात के लिए बदनाम हूं, अगर गलती हो भी गई उसको टालता रहता हूं, माफी नहीं मांगी जाती मेरे से। और आजकल मैं ये देख रहा हूं कि जो शहर के बच्चे हैं या जो आजकल के लोग हैं, वो पहले बहुत ज्यादा अकड़ेंगे और जैसे ही आप उनको अपनी पावर दिखाएंगे वो तुरंत पैरों में लेट जाएंगे, 25 बार माफी मांगने लगेंगे। तो आप भाई कर ही क्यों रहे ऐसा काम कि आपको माफी मांगनी पड़े? तो यहाँ पे वो इतने डरपोक टाइप के लोग हैं कि वो, इनकी हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ करने। ये सिर्फ हवा हवाई चल रही है और ये हवा हवाई का गुब्बारे का आपको फुस वाली आवाज आएगी, दिवाली वाली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब 1 तारीख की शाम को 6 बजे तक का इंतजार करिए आप। ये जो एग्जिट पोल आपको दिखेंगे, जो सारे एग्जिट, अब आपको पता है जो एग्जिट पोल वाले लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। चलो बैठो चैनल पे और बोलो, आप समझ रहे हो, बुलवाया जा रहा है उनसे। और वहां जो प्रज्ञा की तरह दूसरी बैठी है वो लिपस्टिक लगा के, उनको भी बोला जा रहा है पीछे से
कान में, ये पूछो, ये बताओ। और हंस हंस के पूछ रहे हो, अच्छा सर 300 आएगी कि नहीं आएगी? बोला आप कहाँ 300 पर अटके हुए हैं, 400 से ऊपर जा रहा है, पूर्ण बहुमत से तो नीचे आ ही नहीं रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके बाद ये क्या करेंगे। ये कह देंगे सॉरी, हमने तो यही जांच की थी, हमने तो यही, हमारी टीमें गई थी, ये हुआ था। देखिए प्रज्ञा जी, मैं फिर कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, पत्रकार चाहे प्रेम कुमार हो, चाहे पाठक जी हो, चाहे दुनिया का कोई पत्रकार हो, वो कैसे आकलन करता है? ज्योतिष तो हम लोग है नहीं। हम लोग लोगों से बात करके, हम लोग जनता का मूड देख के, हम सारी चीजों को समझ के ही तो अपना एक आकलन करते हैं, उस पर ही तो विश्लेषण करके ही तो आपको बताते हैं। बिल्कुल। हमने पहले तो नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार रही है और अब आ ही नहीं रही है। बिल्कुल, आप आशंकाएं तो जाहिर कर सकते हैं ना, कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप काले को सफेद तो नहीं कर सकते, सफेद को काला तो नहीं कर सकते। धरातल पे आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हो, जो आपने 10 साल के इतिहास में सबसे जबरदस्त काम किया है अयोध्या मंदिर का, उस पे आपको वोट नहीं मिल रहे हैं। आपको अयोध्या की सीट निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि आप 400 के पार जा रहे हैं? तो ये सवाल उठता है भाई। आप 10 चीजें गिन सकते हैं, आप 10 चीजें गिन सकते हैं कि इस वजह से आपको वोट नहीं मिल रहा। क्या मुझे आप 4 वजह गिनवा सकती हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को भयंकर वोट मिल रहा है और लोग पागल हुए जा रहे हैं वोट देने के लिए? अरे दिया भाई आपको, पहले दलितों ने दिया है, हर वर्ग के व्यक्ति ने वोट दिया आपको, कट्टर राजपूतों ने दिया, जाटों ने दिया है आपको। कोई वर्ग नहीं था जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। यादवों ने दिया है, जिनको हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश से बंधे हुए यादव कहते हैं, उन्होंने दिया है। तो आपको सब तबके ने वोट दिया है। इस बार आपको कौन सा तबका दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, आप मुझे बताइए तो सही। ये हवा में थोड़ी कह देंगे 400 आ रही है, बाद में आप कह देंगे ये तो जुमला था। तो आपकी बात पर हम कैसे विश्वास करें? तो इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज है, और उसके बावजूद अगर कुछ हो जाता है तो हमें अफसोस भी नहीं होगा कि हम पत्रकार हैं, हमने आकलन किया था, बता दिया, नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर राजीव कुमार जी बैठे हैं या अनिल मसीह बैठे हैं तो वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, ये बात तेजस्वी यादव ने कह दी है। तो कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है नीतीश कुमार का 4 जून के बाद? देखिए प्रज्ञा, मुझे लगता है कल ही शायद हमारी आपकी बात हुई थी नीतीश कुमार जी को लेकर, मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में कोई एक सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस भी चल रही है। और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उसी रूप में पटकनी दी है जैसे उन्होंने पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी थी। तो उसी पे वो बयान देंगे 4 तारीख के बाद, ये उसी के मुतालिक बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ 2-3 बातें प्रेम जी ने जो कही हैं अभी, अब प्रेम जी कह रहे हैं उन्होंने बाल नहीं कटाए, कभी कह रहे हैं कि वो जनेऊ पहनते। भाई वो जनेऊ उनका काम थोड़ी है पहनने का, वो क्या पंडित जी हैं क्या? उनको क्या पूजा पाठ और वो काम थोड़ा ही है उनका, उनको देश चलाना। दूसरा, आपने कहा कि इधर मदर की उसकी जो है शमशान की आग ठंडी नहीं हुई और वो झंडी, वो देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। वो उनका त्याग तपस्या देखिए आप, वो बताना चाह रहे हैं, उसमें संदेश दे रहे हैं वो। अब वो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मोदी जी की गलती नहीं है भाई साहब। दूसरी बात आपने कही कि उन्होंने जो है उनको विष्णु का अवतार बता दिया चंपत राय जी ने। तो चंपत राय जी को रात को सपना थोड़ी ना आया था कि सुबह वो बता दे उनको भी एक इंजेक्शन पीछे लगाया कि ये कल आपको बोलना है। तो खंडन कहां से आ गया प्रेम जी? तो प्रेम जी अभी आप थोड़ा जानिए उनके बारे में। मुझे लग रहा है कि एक आपको पीएचडी मोदी जी के बारे में करना पड़ेगा और ये मौका आपको मिलेगा जल्दी ही, ये इलेक्शन के खत्म होने के बाद। अभी आप मोदी जी को पूरी तरह जाने नहीं है, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात ये है प्रज्ञा, जो आपने पूछा था कि बनारस में प्रधानमंत्री के हारने की बात जो ये कल से चली है, इससे पहले तो थी नहीं। इससे पहले तो हम भी ये कहते थे, आप भी ये कहते थे प्रधानमंत्री जी तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जो आसपास की सीटें हैं वहां पे कड़ी टक्कर है और वहां पे लगभग 11 सीटें शायद इनके पास हैं। उन 13 में से 2 सीटों पे बसपा जीती थी और 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी। तो हम ये कह रहे थे कि मुझे लगभग 8 सीटें ऐसी दिखती हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा खतरा है और उसमें से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। और ये वो एरिया है जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कॉन्फिडेंस वाला एरिया था। लेकिन यही सबसे एरिया खतरनाक इसलिए हो गया है कि जो हम बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, हम जो बात कर रहे हैं अग्निवीर की, हम जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की,
तीनों मुद्दे यहाँ फिट बैठते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सबसे मुश्किलात खड़ी हो गई है। और अब वोटिंग से 3 दिन पहले अगर यहाँ तक बात आ पहुंची है कि मोदी जी भी चुनाव हार सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, आसपास की सीटों के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि मैं इसको नहीं मानता कि मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। आखिर तक आके भी चाहे कुछ भी हो, मोदी जी तो चुनाव हारेंगे नहीं, लेकिन आसपास की सीटों पर बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे भारत का बीजेपी का कार्यकर्ता वहां आ गया, मोदी जी को भीड़ दिखाना है। अब वो वोट तो डालेंगे नहीं, जो बाहर के आदमी आएंगे, जो लोग बनारस के लोकल लोग हैं वो वोट डालेंगे, तो उनको बनारस से बाहर धक्का दो और बनारस में खुद अपना कब्जा कर लो भीड़ का। सारे होटल ले लो, सारे बाजारों में घूम जाओ, बड़े बड़े रोड शो करो, उनको इरिटेट कर दो जैसे अयोध्या वालों को करा आपने। अयोध्या वालों को इतना इरिटेट कर दिया लोकल लोगों को कि वो कहने लगे कि भैया मंदिर को ले जाओ आप उठा के, हमें छोड़ जाए, बकस दो आप। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो क्या स्थिति होगी, उसी से जोड़ के आप थोड़ा सा बनारस को देख लीजिए। अगर बनारस में भी अयोध्या वाली तस्वीर आ गई तो फिर क्या होगा? उसके कारण है, आपको क्यों दिखाना इतना भीड़, आपने क्यों इतनी सारी चीजें करना? तो मोदी जी जो है उस चीज से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं और लगातार उसमें गहराई में धंसते जा रहे हैं। ये तमाम कारण बनते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहां तक आशंका आते आते चुनाव के 7वें चरण में हम पहुंच गए कि मोदी जी भी हार रहे हैं। हम तो डरते डरते बोलते थे 400 से हम 300 पे आए, 300 से हम 350 पे आए, 350 से 250 पे आए, अब हम लोग खुद 200 पे खड़े थे। अब ये तो इस तरीके से आप बात करें अगले 2 दिन हम 150 से नीचे आ जाएंगे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की ये हरकतें जारी हैं तो ये जताता है कि झोला उठाने का टाइम आ चुका है। जी अच्छा, केपी मलिक सर, लास्ट टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं प्रेम जी को ये बता दूं कि मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी चुनाव नहीं हारेंगे। मुझे लगता है कि उनके पास जो हीरे जवाहरात, तोते, गिद्ध सब हैं और राजीव कुमार जी भी उनके पास हैं, तो मैं उस एंगल से कह रहा हूं। खैर, तो दूसरी बात, यहाँ रविवार से हम शुरू करते हैं। जिनको करना होता है प्रज्ञा, यहाँ पे याद होगा प्रेम जी को भी, पाठक जी को भी, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, मुझे तो बहुत भली भांति याद है, यहाँ पे पहले खाली रविवार की छुट्टी होती थी और शनिवार को भी सारे केंद्र में दफ्तर खुलते थे। और क्योंकि वो बाहर विदेश से आए थे, उन्होंने देखा था कि वहां पे 2 दिन की छुट्टी होती है, 5 डे वीक होता है। और यहाँ पे पहले 10 बजे दफ्तरों में ड्यूटी शुरू होती थी और 4:30-5 बजे तक लोग काम करते थे, निकल लेते थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम 2 दिन की छुट्टी करेंगे ताकि अपना काम लोग कर सके, अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताएं, और इसको थोड़ा डिवाइड कर देंगे। 10 बजे के बजाय आप 9 बजे आइए और 5 बजे के बाद आप 5:30 या 6 बजे आइए। उस तरह से उन्होंने कर दिया, लागू कर दिया, आज तक जारी है, कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कर दिया। अब ये करेंगे तो कुछ नहीं और बताएंगे सब कुछ। अब आप मुझे बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि ये ईसाइयों का दिन है, संडे है, तो हिंदुओं के तो सारे दिन है, तो आप क्या पूरे हफ्ते छुट्टी करेंगे? या फिर जिस दिन भी करेंगे आप उसमें एक नया एंगल नहीं, अगर आपने शुक्रवार की कर दी तो कह देंगे ये तो आपने जुमे की छुट्टी कर दी मुसलमानों की। तो आप करेंगे कैसे? तो आपको करना कुछ नहीं है, गाना बजाना खूब करना है, जुमलेबाजी खूब करनी है। तो ये उसी अंदाज में इनको करना। और मैं एक बात से बड़ा सहमत हूं, पाठक जी की भी और प्रेम जी की भी, कि आने वाले 3 दिन में ये स्तर और ज्यादा गिरेगा और ये कहीं ऐसा कुछ ना बोल दें कि हमें खुद शर्मिंदा होना पड़े। और मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, इसमें चर्चा चल रही है, आरएसएस अपने आप को बहुत शर्मिंदा कर रहा है। और आरएसएस की अगर चल गई, अगर 300 पार भी आ जाती और ये प्रधानमंत्री बनते भी हैं, वो कहेंगे अपनी इज्जत दुनिया में बचाओ, इसको हटाओ, किसी और को बिठाओ। क्योंकि ये जुमले यहाँ इलेक्शन में खत्म थोड़े हो जाएंगे इनके। अगर ये पीएम की कुर्सी बैठे तो डबल जुमले शुरू हो जाएंगे इनके, तो फिर कैसे कंट्रोल करोगे इनको? तो ये इनको मालूम पड़ गया है कि हम जा रहे हैं, इसीलिए भाषा का स्तर और प्रधानमंत्री की गरिमा जो मिट्टी में मिला रहे हैं, ये जताता है कि इनके हाथ से जो है चीजें निकल गई हैं। और मुझे कोई दो राय नहीं है, बहुत बारीकी से उन्होंने व्याख्या की है पाठक जी ने, कि तमाम बड़े बड़े लोग चुनाव हारते रहे। प्रेम जी ने कहा भाई ममता बनर्जी भी बंगाल में हार गई, हार जाते हैं लोग, हमने देखा है। गडकरी के लिए भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने साथ नहीं दिया, गडकरी चुनाव हार रहे हैं।
गडकरी की स्थिति बहुत खराब है। कल मेरी वहां पे बात हुई थी, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिजनेसमैन है वो, और मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया था कि वहां पे नागपुर में मेरे ही गांव के ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी ड्यूटी वहां इलेक्शन में लगी हुई थी। गडकरी जी बहुत मुश्किल में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस का एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आदमी है जो उनको टक्कर दे रहा है। हालांकि बीच में चर्चा ये भी चली थी कि अमित शाह जी ने उनसे मीटिंग की थी, उनको ये कहा था कि चाहे आप हारो चाहे जीतो, और आप जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको अपनी सरकार में मंत्री बनाएंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेना। और हमारा तो ये उदाहरण भी हम दे सकते हैं आपको, आसाम का और महाराष्ट्र का, तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये ऑफर भी उनको मिल चुका है। अच्छा, तो वो गडकरी सीट किसी तरह निकल जाए तो निकल जाए। हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब उनकी भी है। नहीं कर रही है महाराष्ट्र में भाजपा गडकरी को नहीं सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से गडकरी भाजपा भी नहीं कर रही है, भाजपा भी, प्रज्ञा भाजपा भी नहीं कर रही है, आरएसएस नहीं निकल रही है, जो दूसरे सहयोगी संगठन है कोई नहीं निकल रहा है। और देखिए कुछ भी हो, गडकरी जी की भी 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। चाहे किसी भी तरह के आरोप लगे, उनके ऊपर भी 2 घोटाले के आरोप तो साफ साफ मोदी सरकार में ही लगे हैं। चाहे वो पूर्ति घोटाला हो, चाहे अभी ट्रांसपोर्ट का घोटाला हो कि रोड जो है 250 करोड़ में बनती है, ये इतने में बनवा रहे हैं। जनता में तो मैसेज चला ही गया है, तो उसका नुकसान भी गडकरी को हो रहा है। और फिर उनका साथ वहां पे ना आरएसएस दे रहा है जिस तरीके से देना चाहिए, ना दूसरे संगठन दे रहे हैं। और एक जो सिंपैथी लहर चल रही है, एक जो नेगेटिविटी की लहर चल रही है देश में, उसका फर्क गडकरी की सीट पर भी पड़ रहा है। भले ही गडकरी का पर्सनल विरोध बहुत ज्यादा लोगों में ना हो, लेकिन भाजपा से, कमल से विरोध है लोगों का। तो वहां पे भी तो बेरोजगारी है, वहां पे भी तो अग्निवीर है, वहां पे भी तो ये संविधान का मुद्दा है। तो वहां से कैसे अलग हो जाएगा? इसलिए गडकरी की सीट को खतरा है। जी।